हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 19th सेंचुरी रोमांटिक रिवाइवल। ये ब्लॉक 6 है, MEG 1 है एंड यूनिट 29 है। इसमें पार्ट 1 में ऑलरेडी सबमिट अपलोड कर चुकी हूँ। तो 19th सेंचुरी रोमांटिक रिवाइवल के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली समझने के लिए रोमांटिक पोइट्री को। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। Chronological division of literary periods is more often than not arbitrary, and yet for practical purposes जो क्रोनोलॉजिकल डिवीज़न है ना लिटरेरी पीरियड की, वो है प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। जो हमारे लिटरेरी क्रिटिक्स एंड हिस्टोरियंस ऑफ लिटरेचर मार्क ऑफ एजेस ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफन दे कंबाइन विद डेकेड्स, हाफ सेंचुरीज एंड सेंचुरीज। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वैसे जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं या हिस्टोरियंस हैं लिटरेचर के, उन्होंने जो इंग्लिश ये पीरियड है ना, इसको डिवाइड किया है डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। एंड किस तरह से डिवाइड किया है हिस्टोरियंस एंड लिटरेरी क्रिटिक्स ने? लिटरेरी पीरियड को उन्होंने डेकेड्स में, हाफ सेंचुरीज़ में, सेंचुरीज़ में उसको डिवाइड किया है। जैसे कि 16th सेंचुरी जो है उसको एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है, या उसको एज ऑफ रेनेसां भी बोला जाता है। एलिजाबेथन एज मतलब जब किसने इन्होंने लिखा था ना, शेक्सपियर ने, मिल्टन ने लिखा था, तब की बात हो रही है ये। अच्छा, 16th सेंचुरी की बात होगी। उसके बाद 17th सेंचुरी की बात करते हैं। 17th सेंचुरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हो गया 50-50 हो गया ना, 50-50 ईयर्स। तो उसमें पहला है प्री रिस्टोरेशन एरा, उसको हम जैकोबियन एज बोलते हैं। और जो पोस्ट रेस्टोरेशन है उसको हम रेस्टोरेशन पीरियड और द प्री क्लासिकल एज बोला जाता है। ठीक है, जस्ट वेट। तो प्री रेस्टोरेशन पीरियड ऑफ 17th सेंचुरी इज नोन एज जैकोबियन एज, एंड पोस्ट रेस्टोरेशन 17th सेंचुरी एज द रेस्टोरेशन पीरियड और द प्री क्लासिकल एज। ये हो गया। फिर 18th सेंचुरी जो है एज द न्यू क्लासिकल एज, उसको न्यू क्लासिकल एज बोला जाता है। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में आ जाओ, तो जो 19th सेंचुरी का 50 ईयर्स हैं उनको हम एज ऑफ रोमांटिक रिवाइवल के नाम से जानते हैं, और जो सेकंड हाफ है उसको हम विक्टोरियन पीरियड के नाम से जानते हैं। और सीधा सीधा जो 20th सेंचुरी है उसको मॉडर्न पीरियड में की तरह देखते हैं, उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। तो ये कितने अच्छे से डिवाइड किया गया है ना, 16th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक। अब हमें मोटा मोटा तो ये याद रहेगा कि 20th सेंचुरी जो है मॉडर्न एज है। 19th सेंचुरी क्या बोला था हमने? 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है वो एज ऑफ रोमांटिक रिवाइवल आ गया। रोमांटिक रिवाइवल में कौन से जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, कॉलरेज, विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह, ये आ गया। सेकेंड हाफ में हम विक्टोरियन पीरियड ले लेते हैं इसके। और 18th सेंचुरी में अगर हम देखें तो पहला पीरियड जो है वो जैकोबियन है, और जो सेकंड पीरियड है वो न्यू क्लासिकल एज है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है इस बार, कि जब भी न्यू रोमांटिक पीरियड आया है ना, इसको बोलते हैं रोमांटिक रिवाइवल, है ना, तो वो न्यू क्लासिकल के बाद आया है। और रोमांटिक जो पहले आया था वो क्लासिकल के बाद आया था। तो देखो इसमें बहुत ही अच्छा है ये याद करने के लिए। जो क्लासिकल पीरियड था, क्लासिकल पीरियड कौन सा था? जब चौसर लिखते थे, मेडिएवल टाइम था वो, है ना। उसके बाद का जो टाइम आया था ना वो रोमांटिक आया था। क्लासिकल के बाद क्या आया था? रोमांटिक आया था। और इसके बाद न्यू क्लासिकल के बाद कौन सा आया था? रोमांटिक रिवाइवल आया था। तो न्यू क्लासिकल के पोइट्स कौन थे? पोप थे, अलेक्जेंडर पोप थे, ड्राइडन थे, है ना। उसके बाद न्यू रोमांटिक रिवाइवल आया था। रोमांटिक रिवाइवल तो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले भी इसी तरह का आया था, क्लासिकल आया था, फिर रोमांटिक आया था। तो जो आपका जो क्लासिकल थे वो न्यू क्लासिकल को मानते थे, और जो रोमांटिक थे वो जो रोमांटिक रिवाइवल थे वो रोमांटिक को मानते थे। ठीक है, जो न्यू क्लासिकल थे वो क्लासिकल को मानते थे, और जो रोमांटिक रिवाइवल थे वो रोमांटिक पोइट को मानते थे। रोमांटिक पोइट में किसको माना जाता था? शेक्सपियर को माना जाता था, मिल्टन को माना जाता था। हमने आज पढ़ा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि
जो शेक्सपियर थे वो फॉलो नहीं करते थे रूल्स को। एरिस्टोटल के जो रूल्स थे, टाइम स्पेस एंड एक्शन के जो टाइम स्पैन एंड एक्शन वाले जो रूल था उसको वो फॉलो नहीं करते थे, है ना। तो वो रोमांटिक माने जाते थे, तो उनको किसने वो नहीं फॉलो करते थे इन चीज़ों को, ठीक है। इसीलिए इस तरह से हमने इसको पढ़ा है। चलो, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century is known as the age of romantic revival because the Elizabethan age was popularly known as the romantic period. This romanticism was in contradistinction to what was called classical, and the status of the classical was given to the ancient works which that had stood the test of time. The test of time stood test of the time means काफ़ी टाइम तक वो रहे थे, ठीक है, लॉन्गर टाइम तक वो रहे हैं थे, रिमेन पॉपुलर फॉर अ लॉन्गर टाइम. So romanticism meant novelty. Its degree directly depend on its departure from well established and acknowledged norms and principles of writing. तो romanticism जो है ना वो उसमें कुछ नया आया था, और ये जो था डिपार्चर था, किससे डिपार्चर था, ये एक्नॉलेज नॉर्म्स से या प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग से ये अलग हो गए थे. मीन्स इनका काम जो क्लासिकल जो थे वो रूल्स को फॉलो करते थे, और रोमांटिक्स जो थे रूल्स को फॉलो नहीं करते थे. न्यू क्लासिकल्स रूल को फॉलो करते थे, रोमांटिक रिवाइवल वाले रूल को फॉलो नहीं करते थे. नाउ द 19th century romantic revival also begins on this kind of a negative note. नेगेटिव नोट बोल सकते हैं इसको, कि वो फॉलो नहीं करते थे तो नेगेटिव नोट, बट इसमें पॉजिटिविटी भी है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम or opposite of 18th century poetry, the neoclassical culture which achieves its fulfillment in Alexander Pope. But it is not only this. There is much more in 19th century romantic poetry, much that is positive, a poetry that is not just departure but standing on its strong legs. ये पॉजिटिविटी है कि standing on its strong legs, having the spine of a solid philosophy of life, a distinct angle and attitude, a new and befitting poetic diction. The distinct angle and attitude is born of a special view of imagination. इसमें इमेजिनेशन पे बहुत जोर डाला गया था, जो कि ब्लेक ने भी यूज़ की थी, कॉलिन ने भी यूज़ की थी, वर्ड्सवर्थ ने भी यूज़ की थी, कीट्स ने भी यूज़ की थी. नाउ हम थोड़ा सा पार्ट स्किप करेंगे क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. जस्ट वेट, लेट मी सी, जस्ट वेट, थोड़ा आगे जाके वो स्किप होगा, तो मैं इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ती हूँ. द डिस्टिंक्ट एंगल एंड एटीट्यूड इज बॉर्न ऑफ, इन द वर्ड्स ऑफ सी एम बोरा बोलते हैं, अ स्पेशल व्यू ऑफ इमेजिनेशन विच स्टार्टेड विद द 18th century लाइक ब्लेक एंड कॉलिन एंड मेच्योर्ड अप इन वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स. Partially though very spontaneously, it was an attempt to resist the onslaught, means starting of technology. ये एक तरह से ना resistance थी एक टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट, है ना. And to check corrosion of human values caused by the growing desire for new found material comfort and prosperity and मतलब जो prosperity थी, comfort था, industrialization आई थी, उनके अगेंस्ट था ये सब कुछ, ये जो रोमांटिक पोइट्री आई थी. तो वर्ड्सवर्थ ने बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे शब्दों में बोला है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट आवर पावर्स. ठीक है. पोइट्स लाइक वर्ड्सवर्थ फेल्ट दैट द वर्ल्ड वॉज गोइंग द रॉन्ग वे विच वुड, मतलब ये विचार हैं वर्ड्सवर्थ के. सो मैं इसको फिर से मैं ये पढ़ती हूँ. Poets like Wordsworth felt that the world was going the wrong way, which would lead to unhappiness, and it was their moral duty to warn it and to show it the path of truth and bliss. Imagination to them was the tool or instrument in human hand to discover or explore unknown modes of being. They differentiated fancy and imagination. Fancy to them was a mechanical process of mental permutation and combination and indulgence in fantasy for transient entertainment of the mind and escape in the unreal.
whereas imagination was a living thing having organic growth and development, leading us to know ourselves and its relation to the cosmic universe. This imagination includes intellectual curiosity and emotional participation. See, ये पढ़ के तो कभी भी हमें पता नहीं चलेगा कि क्या है समझ में नहीं आता ना ये। मैं एक आपको वीडियो रिकमेंड करती हूँ, इसमें ये है दाना मल्टी टास्कर, दाना मल्टी टास्कर, यस। इसको आप देखें, इसको आप देखने से ना आपको फैंसी और इमेजिनेशन में एकदम क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कौन सा इसमें क्या डिफरेंस रहता है। ओके, द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फीचर ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक movement is often spoken of as the return to nature. Side by side with a return to nature in poetry, there was a movement initiated by Rousseau for a return to nature in social life, a movement of which the French Revolution was the outcome. अब रूसो एक रीज़न रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में। एक इंसान एक ऐसे रहे, 3 लोगों में से रूसो एक थे जिन्होंने कि फ्रेंच रेवोल्यूशन लाया था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी यही पर्पस था, पहले तो यही था कि वो मीन्स नेचर की तरफ आना चाहते थे। It is curious to note that the poets of the early 19th century were drawn without exception into the romantic vortex, in some cases doubtless in spite of themselves, and to observe how they were severely attacked by the political movement. Essentially, the romantic poetry is an attempt to establish harmony. हारमनी किसके बीच में? हारमनी बिटवीन द मैटर एंड द स्पिरिट, बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. It is a swing between outfit and the essence, between living and life, between heaven and home. It is actually aware of the. It is actually, It is aware. It is acutely aware of the sphere of our sorrow, and at the same time, it is the desire of the moth for the star. Hence, its appeal to the Indian mind. It appeals to the Indian mind. It is easier for a civilization that has sprung from the Tapovan culture to appreciate Wordsworth poetry than for a civilization that has built itself by banishing nature outside of its walls and has tamed nature not by love but by lash. तो जो इंडियन माइंड है ना, वो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को ज़्यादा समझ सकता है. If the system of yoga says that it is through the body that we reach and enrich the soul and see life or God in everything, animate or inanimate, through the power of this harmony, then Wordsworth poetry is its best explanation. थोड़ा सा पॉइंट मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगी बिकॉज इसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. देखो, इसमें एक थोड़ा सा टिंटन एबे में बताया गया है कि जो माइंड, यूनिटी ऑफ माइंड एंड सोल की, माइंड एंड नेचर की बात की गई है. ठीक है, ओके. द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर इज़ नो लेस अ पोइट ऑफ मैन. इज़ नो लेस अ पोइट ऑफ मैन मतलब पोइट ही है जो कि नेचर का हाई प्रीस्ट है. अ मॉरलिस्ट, उसको मॉरलिस्ट भी बोला गया है, हु प्रेस्क्राइब्स द क्योर ऑफ द डिजीज ऑफ modernity sprung from intellectualism, dependence on technology, love for material prosperity and lack of basic values. मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, एक तरह की डिजीज़ की तरह हैं जिनको कि नेचर पोइट जो है, रोमांटिक पोइट जो है, वही उनको ट्रीट कर सकता है. इफ़ वी ट्रेस अ थिन लाइन ऑफ डिवीजन बिटवीन 2 generations ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक पोइट, वी हैव वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, स्कॉट ऑन वन साइड एंड बायरन, शेली एंड कीट्स ऑन द अदर साइड. ठीक है, लिखते तो सेम ही है लेकिन इनको थोड़ा सा एक फाइन लाइन है इनके बीच में. ओके, नाउ हाउ मच इज़ लेफ्ट? ओनली 1 page इज़ लेफ्ट. दो मोर फेमस फॉर हिज ग्रेट क्रिटिकल वर्क, Biographia Literaria, Coleridge is widely appreciated for his highly romantic poem, especially Kubla Khan, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड क्रिस्टाबेल. इसमें ना हमने अभी कॉलरिज इसकी बात कर ली थी, वर्ड्सवर्थ की बात कर ली थी. मीन्स थोड़ा बहुत उनकी पोइट्री के बारे में और रोमांटिक रिवाइवल के बारे में हमने, चलो कॉलरिज की तो हमने अभी इतनी बात नहीं की, रोमांटिक रिवाइवल की हमने बात कर ली है ना. तो अभी हम ना थोड़े उस टाइम के जो पोइट थे उनके बारे में बात करेंगे. तो मैंने अभी जो स्टार्ट किया
कॉलरिज के बारे में है ना. मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स आर ऑफ अ फ्रेगमेंट्री नेचर बट दैट डजंट डेटर. फ्रेगमेंट्री मीन्स वो कंप्लीट नहीं है, बट दैट डजंट डेटर मीन्स ये रोकता नहीं है ना. देयर मेरिट विच चीफली लाइज इन देयर सुपर्ब ट्रीटमेंट ऑफ द सुपर नेचुरल, देयर लिरिसिज्म एंड ग्लोरियस डिस्प्ले ऑफ इमेजिनेशन. बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, सुपर नेचुरलिज्म, बहुत कुछ है, लिरिसिज्म है. तो इसमें सेकंड जो पोइट है उनकी बात करेंगे, सर वॉल्टर स्कॉट. उनका टाइम लाइन बताया गया है 1771 टू 1832. इससे पहले भी हमने बहुत सारे पोइट्स पढ़े हैं, मैंने पिछले वीडियोस में डाले हैं. वो रोमांटिक पोइट्री आने की शुरुआत में थे, मतलब वो प्री रोमांटिक पोइट्स थे एक तरह से. तो ये जो पोइट्स हैं ये रोमांटिक पोइट्स हैं. छोटे छोटे जो रोमांटिक पोइट्स हैं जो बहुत बड़ा, जिनको मतलब हमने नहीं ये किया, जैसे कॉलरेज या वर्ड्सवर्थ, तो ऐसे पोइट्स थे ना जो कि मेन स्ट्रीम में आते थे. सो वॉल्टर स्कॉट की बात हम कर रहे हैं. He was a novelist, cum poet, excels as a narrative poet in his romantic tale in verse, in which we have a natural development of the old ballad and medieval romance. He doesn't have the depth or seriousness of a Wordsworth or a Coleridge, but as a versifier of fanciful tales based on hazy historical material, he is excellent. The eldest of the younger generation of poets, George Gordon Byron, was more representative of the revolutionary spirit of the age than anyone else. तो ये इनका टाइम था 1788 to 1824. Now his Child Harold had once Child Harold उन्होंने लिखी थी, had once taken England by storm, but Byron's fame was with posterity. Posterity होता है हमारा जैसे कि सक्सेसरशिप होती है ना. तो but Byron's fame with posterity will rest among other poems chiefly on the Vision of Judgment and Don Juan, Juan. Of course, in general, his fame has declined with time. His greatest defects are as an artist. His versification is just wait. Versification is untidy. ठीक है. He gave sufficient care neither on the conception of his subject as an organic whole nor on the working out of details. Now Matthew Arnold की बात होगी. Matthew Arnold in his somewhat labored plea for the supremacy of Wordsworth and Byron in 19th century poetry describes Shelley as a beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain. But in the words of W.H. Hudson, as a lyric poet, he ranks with our very greatest, and no praise would be excessive for the ecstasy of feeling and the lightness and grace, the felicity of phrase, and the verbal magic of such poems. For example, as the skylark, the cloud, the sensitive plant, the ode to the west wind, and a lament. And the fullest and finest expression of Shelley's faith and hope is to be found in his superb lyrical drama. ठीक है, ये है Prometheus Unbound. His dreams of freedom are achieved in the freedom of the great Titan, representing the paid hope and fulfillment of mankind. Now we are talking about John Keats. John Keats, इनका टाइम है 1795 to 1821, was the last and youngest of this literary revolutionary group. He was neither a rebel like Byron nor a utopian dreamer like Shelley. He believed in the cult of beauty. Endymion, his first long narrative poem, opens with the line, "A thing of beauty is a joy forever," and Ode on a Grecian Urn, one of his famous odes, closes with the prophetic pronouncement, "Truth is beauty and beauty truth." Keats wrote 6 long narrative poems, quite a good number of sonnets and short lyrics, 6 great odes, and a verse drama. For a mature view of life, exposition of the essential drama of existence, and density of imagery, he is even ranked with Shakespeare. Among the less important poets of the time, mention should be made of Samuel Rogers, James Hogg, Robert Southey,
W.S. Landor, Thomas Campbell, Thomas More, and Moore, Lee Hunt, and Thomas Hood. The romantic fervor did not last long. काफ़ी टाइम तक नहीं रहा था. By the third decade of the 19th century, it had started waning, and the Reform Bill of 1892 announced the beginning of a new age, the age of Tennyson in poetry. ठीक है, with its new problems, new equations, and new awareness. The romantic ideals lost much of their relevance in this age of social interests and practical ideals. Okay, chalo, thank you so much. Please subscribe my channel.